हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। सबसे पहले जो बच्चे 10वीं कक्षा से प्रमोट होके 11वीं कक्षा में आए हैं उन सभी का नई कक्षा में स्वागत है। और जिन बच्चों ने अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल किया गया है उनका मैं अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। जो हमारी 11वीं कक्षा है उसमें जो हमारा विषय है अर्थशास्त्र, तो उसकी जो हमारे पास किताब रहेगी वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें भाग 1 है उसको नाम दिया गया है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, और जो भाग 2 है उसका नाम दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो सबसे पहले जो मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ वो जो हमारा भाग 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसका हमारा पहला चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हमारी बुक है 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की, उसका जो भाग 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो इसका पहला चैप्टर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो स्वतंत्रता के समय कैसी थी, क्योंकि यदि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को समझना है तो सबसे पहले जब हमें अर्थव्यवस्था पे हमने काम करना शुरू किया था या हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार ने या गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया था, उस समय उन लोगों को या हम लोगों को हमारी अर्थव्यवस्था किस रूप में हमें प्राप्त हुई थी, तो उसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। जो आज का हमारा चैप्टर है उसमें हम जो टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन को, भूमिका को, और सेकंड रहेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। नेक्स्ट रहेगा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हमारी अर्थव्यवस्था के कैसे थे। फिर नेक्स्ट इन सब को स्टडी करने के बाद में हमें ये ज्ञात होगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी पिछड़ी हुई तो थी, फिर उसके कारण क्या थे, तो पिछड़ेपन के कारण क्या थे। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा पिछड़ेपन का प्रमुख कारण भारत में ब्रिटिश राज तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशी शोषण। तो इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। मैंने तुम्हें इस जो हमारा चैप्टर है, जो आज का वीडियो रहेगा, उसमें हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश मैं करूँगी, क्योंकि जो बच्चे प्रमोट होके आए हैं 9th और जो 10th में उन्होंने अर्थशास्त्र को इंट्रोडक्टरी विषय के रूप में समझा था, लेकिन अब उनको शुरुआत में ही कोई दिक्कत ना हो, तो मैं हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगी। तो ये जो हमारा वीडियो रहेगा फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, तो ये हमारा 2 पार्ट में रहेगा। तो जो आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं करवाती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले जो हमारा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमारा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो उसके शुरुआत में हमारे पास वो किस रूप में हमें प्राप्त हुई थी। तो हमारे देश के ऊपर जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश शासन था, उसके अधीन हमारा जो देश है वो लगभग 200 वर्षों तक रहा, और 200 वर्षों तक उनकी अधीनता के बाद में आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन उनका उद्देश्य, ब्रिटिश शासन का उद्देश्य हमारे देश का विकास करना नहीं था। तो जब वो हमारे देश को छोड़ के गए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति कैसी थी,
तो भारतीय आर्थिक विकास की व्यापक जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार से हमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई। तो जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में हमें ये ज्ञान अवश्य हो जाएगा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो स्वतंत्रता के समय क्या वो गतिहीन अर्थव्यवस्था थी या कंपायमान अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन वो स्थिति होती है, मान लो कि जैसे एक बीमार आदमी है, उसने बिल्कुल ही बेड पकड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। और कंपायमान, ये फिर मैं एक तुम्हें एग्जांपल दूंगी, एक बीमार व्यक्ति की तरह वो चल तो रहा है लेकिन वो चक्कर खाते खाते चल रहा है, तो उसका चलना और ना चलना बराबर सा है। या वो उसी तरीके से ही हमारी अर्थव्यवस्था थी, ये हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो पिछड़ी हुई थी या विकासशील थी, कृषि या औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी, कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी जब जो ब्रिटिश लोग थे यहाँ से गए तब वो उद्योगों पर ज़्यादा आधारित थी या कृषि पे आधारित थी। ये हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में समझेंगे। और वो सब समझने के बाद में हम ये समझ पाएंगे अच्छे से कि इन 70 सालों में हमारे देश ने क्या विकास किया। चलो नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति कैसी थी, उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था आखिर चीज़ क्या है। क्योंकि जो 11वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो ये नई शब्दावलियाँ आएंगी तो साथ साथ मैं उनको बीच बीच में समझाती चलूँगी। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिससे उस क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं स्तर प्रकट होता है। अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी क्षेत्र है, मान लो कि हमारा देश भारत है, तो भारत के अंदर किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी है कि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित ज़्यादा क्रियाएं होती हैं, द्वितीयक क्षेत्र से होती हैं या तृतीयक क्षेत्र से, और फिर उनका स्तर कैसा है कि उनका लेवल कैसा है। और नेक्स्ट है कि तथा संबंधित क्षेत्र के लोग कैसे अपनी आजीविका कमाते हैं। तो ये सब किस में आता है, एक अर्थव्यवस्था में। तो आजीविका क्या चीज़ होता है, जो जीवन यापन के लिए जो इंसान मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाता है वो आजीविका होती है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने के लिए हम 2 समस्याओं पर अधिक ध्यान देंगे। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो हमारे पास जो समस्याएं हैं उनको समझें। तो सबसे पहली समस्या है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का संवर्धित स्तर। इसको हम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं। तो जब हमें स्वतंत्रता मिली थी उस टाइम पे हमारा जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वो कितना था, उसका स्तर कैसा था, तो ये मैं आगे समझाऊंगी। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो संरचना में हम शामिल करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्रों के सापेक्षिक महत्व के रूप में। तो आगे इसको भी मैं अच्छे से डिफाइन करूंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का संवर्धित स्तर या प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के रूप में। तो प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद क्या है, सबसे पहले हम सकल घरेलू उत्पाद को समझेंगे, उसके बाद में हम समझेंगे प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद को। तो सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक वर्ष की अवधि में देश की घरेलू सीमा में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। तो समय अवधि क्या रहेगी, 1 वर्ष की रहेगी। उसके अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, और वस्तुएं और सेवाएं कैसी हो, अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका हम अपने उपभोग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अपनी किसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए उपयोग कर सकते हैं।
तो वो हमारी अंतिम वस्तुएं व सेवाएं कहलाती हैं। तो 1 साल की अवधि के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं वो हमारा क्या रहेगा, सकल घरेलू उत्पाद। और इस सकल घरेलू उत्पाद को जब हम कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा निकल के आता है कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति थी स्वतंत्रता के समय, उसको समझने के लिए, चाहे आज की अगर हमें समझनी है या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की समझनी है, तो ये हमारे पास एक अच्छी चीज़ है कि हम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को समझें। तो इसका मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति कितने वस्तुओं और सेवाओं का 1 साल के अंदर उत्पादन कर लेता है। यदि वह अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे देश की स्थिति, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है। यदि वो कम कर रहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ कि जो सन 1950-51 में प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद है उसको हम प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। तो जो हमारा 50-51 का जो सन था, साल थी, उस समय हमारी जो आय थी वो 3,687 रुपये थी। ये 2004-5 में बढ़कर हुई 12,416, और जो अब हमारी करंट में जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो 1,41,000 रुपये है। तो आप ये कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि जो हमें स्वतंत्रता मिली थी उसके लगभग 3-4 साल बाद तक हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी वो बहुत कम थी। यदि किसी व्यक्ति की आय कम होगी तो वो कम सुविधाएं या अपनी ज़रूरत की चीज़ें कम जुटा पाएगा, और इसकी वजह से उसका जीवन स्तर या देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी कमज़ोर ही रहेगी। नेक्स्ट जो है स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो संरचना में हम शामिल करते हैं कि जो हमारे जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इनके अंतर्गत जो इनका योगदान है हमारी राष्ट्रीय आय में वो कैसा था, और दूसरा कि कार्यशील जनसंख्या के रोजगार में इन क्षेत्रों का सापेक्षिक अंशदान, कि जो तीनों क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इनमें कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ था और राष्ट्रीय आय में इनका योगदान क्या था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्रों का योगदान क्या था। तो देश की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था 58.7%, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान था 14.3% और तृतीयक क्षेत्र का योगदान था 27 या 27%। तो हमने ये तो समझ लिया कि 3 क्षेत्र हैं हमारे पास, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उसमें हम शामिल करते हैं कृषि को, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, और मछली पालन को, खनन को। तो ये जो 4 क्रियाएं हैं ये जो हमारी आती हैं प्राथमिक क्षेत्र में, इन चारों क्रियाओं को शामिल किया गया है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में भी कृषि का योगदान सबसे अधिक था। तो जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है हम यहाँ देख सकते हैं उसका सबसे अधिक योगदान था 58.7%। जो 58.7% हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक योगदान था वो कृषि का था। फिर क्या था, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाने का। मछली पालन का था हमारा 0.5% और खनन का था 0.7%। जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में हम शामिल करते हैं उद्योगों को, निर्माण को, बिजली तथा जल आपूर्ति को। तो जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र है उसका योगदान हमारी राष्ट्रीय आय में था 14.3%। तो उसमें से जो सबसे अधिक योगदान था द्वितीयक क्षेत्र में उद्योगों का, तो वो 10.8% था, और निर्माण का
3% था, बिजली तथा जल आपूर्ति का 0.5% था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो ये है कि इन तीनों क्षेत्रों में जो सबसे अधिक योगदान था राष्ट्रीय आय में वो किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है तृतीयक क्षेत्र, तो तृतीयक क्षेत्र है उसमें हम इन चीज़ों को शामिल करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा परिवहन, संग्रहण एवं संचार। परिवहन जो समझते हो, जो ट्रांसपोर्ट है हमारा, जिसे वस्तुएं तथा व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते तथा जाते हैं, तो इसमें इसका योगदान था 3%। व्यापार, होटल तथा जलपान गृह का 10.4%, बैंक तथा बीमा का था 0.8%, संपदा तथा व्यावसायिक सेवाओं का 2% था, सरकारी प्रशासन तथा प्रतिरक्षा का 3.8% था, अन्य सेवाएं क्या थी? 7.7%। तो इन सब से हमारे पास एक निष्कर्ष ये निकल के आता है कि हम जब विकसित देशों का अनुभव ये प्रकट करता है कि विकास तथा संवृद्धि की प्रक्रिया की पहचान प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्रों में रूपांतरण से की जाती है। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी स्वतंत्रता के समय, उस समय जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि का अहम रोल था, उस समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था, जो कि 58.7% था। लेकिन कुछ देश जिसमें औद्योगिक क्रांति पहले से ही आ गई थी, या यूँ समझ लो कि वो हमसे पहले विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ गए थे। जब अगर हम उनके अनुभव को लेकर आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे उन देशों का विकास हुआ, प्राथमिक क्षेत्र से योगदान कम होता गया और द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता गया। लेकिन हमारे पास जो डाटा उपलब्ध हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, तो उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था की कंडीशन को हम देखते हुए समझ सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही पिछड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट जो हमारा अगला स्टेप है कि कार्यशील जनसंख्या के रोजगार के संदर्भ में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान। तो जो सबसे ज़्यादा रोजगार जिस क्षेत्र ने प्रदान किए थे तो वो प्राथमिक क्षेत्र था, यानी कि कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त था। तो ये हमारा था 72.7%। द्वितीयक क्षेत्र में जो रोजगार प्राप्त थे वो 10.1% थे, और जो हमारा तृतीयक क्षेत्र था उसमें 17.2%। जो 100% जो टोटल जो व्यावसायिक संरचना है उसमें सबसे अधिक योगदान रहा वो किसका था? प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट, इससे हमारे पास जो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि जब हमने स्वतंत्रता प्राप्त करी थी तो उस समय जो हमारी कृषि थी वो एक प्रमुख व्यवसाय था, उद्योगों का विकास कम था, और हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसका विकास कैसा था? असंतुलित, यानी कि सभी क्षेत्रों का, जो तीनों क्षेत्र हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, उन तीनों का समान विकास नहीं था। तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण का मूल्यांकन भी हमारे समक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की एक निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसका मतलब ये है कि जो व्यवसाय जो लोगों को प्राप्त था वो प्राथमिक क्षेत्र में था, और जो हम विकसित देशों के अनुभव से हमें ये ज्ञात होता है कि अगर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में या फिर रोजगार संरचना में ज़्यादा है तो वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था की तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था कि अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो हमारी स्वतंत्रता के समय कैसी थी, इस चीज़ को हमने समझा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चैप्टर है इसका टॉपिक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।